फ्रेंच। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की जाती है। फ्रेंच भी इंडिया में आते हैं और वे किस तरह से अपना व्यापार यहाँ पर एस्टैब्लिश करते हैं और बाद में ब्रिटिशर्स की तरह फ्रेंच भी यहाँ पर अपना शासन शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो यूरोप के कई सारे कंट्री के लोग ऑलरेडी पहले से ही इंडिया में आ रहे थे। सबसे पहले पोर्टुगीज इंडिया में आकर 1500 में यहाँ पर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। उनके बाद डच लोगों ने 1605 में इंडिया में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी, जिनके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है, जो कि फाइनली 1613 में 1613 में सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश करती है। उस समय पर फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुइस द 14th। उनके एक मिनिस्टर हुआ करते थे कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने अपने महाराज से कहा कि महाराज, यूरोप के कई सारे कंट्री के लोग ऑलरेडी इंडिया में जा रहे हैं, वे वहां से यूरोप तक व्यापार कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी हमारे देश की ओर से एक कंपनी बनाए जो कि इंडिया जाए और वहां से स्पाइसेस का बिजनेस यूरोप तक करे। इस तरह से इस बिजनेस का फायदा हमें भी हो सकता है। तो जो रूलर थे लुइस 14th, वो इस बात से अग्री करते हैं। उसके बाद एक कंपनी बनाई जाती है जो कि इंडिया में आती है और फ्रेंच लोगों का यहाँ पर व्यापार शुरू करती है। इन 1639 a French officer named Franco Martin took Madras, Chennai on lease from the king of Chandragiri and established a trading center। तो सबसे पहले जब ये फ्रेंच लोग इंडिया में आते हैं तो उस समय पर एक फ्रेंच ऑफिसर हुआ करते थे फ्रेंको मार्टिन, जो कि 1639 में चंद्रगिरी के राजा से, जो मद्रास जिसका कि वर्तमान में नाम चेन्नई है, तो वो मद्रास यानी कि चेन्नई को लीज पर लेते हैं और वहां पर फ्रेंच लोगों का एक ट्रेडिंग सेंटर एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1664। इन 1668 दे एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करने के बाद फ्रेंच लोग अपनी सबसे पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं सूरत में 1668 में। उस समय पर मुगल एम्परर हुआ करते थे औरंगजेब। तो फ्रेंच लोगों ने भी यह कंपनी औरंगजेब से परमिशन लेकर ही वहां पर एस्टैब्लिश की थी। उसके बाद फ्रेंच साउथ में अपना व्यापार बढ़ाते हैं और गोलकोंडा, जहां पर कि पहले बहमनी किंगडम हुआ करता था और बहमनी किंगडम के डिसइंटीग्रेशन के बाद वहां पर गोलकोंडा का एक नया साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो गोलकोंडा के राजा से परमिशन लेकर फ्रेंच लोगों ने मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में 1669 में वहां पर अपनी दूसरी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाता है। देयर हेडक्वार्टर वॉज इन मसूलीपट्टनम। तो पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में एस्टैब्लिश की, दूसरी फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश की थी और मसूलीपट्टनम उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था। जिसके बाद मसूलीपट्टनम की उनकी जो ये फैक्ट्री हुआ करती थी, वहां के डायरेक्टर हुआ करते थे फ्रेंकोइस मार्टिन। तो फ्रेंकोइस मार्टिन ने बीजापुर के जो सुल्तान हुआ करते थे उनके पास से परमिशन मांगी कि यहाँ पर काफी सारे फ्रेंच लोग व्यापार कर रहे हैं, तो उन्हें बसाने के लिए, फ्रेंच लोगों की सेटलमेंट के लिए उन्हें एक जगह चाहिए। तो बीजापुर के सुल्तानों को कन्विंस करके फ्रेंकोइस मार्टिन फाइनली एक जगह पाने में सफल होते हैं, जो कि थी पोंडिचेरी। तो फ्रेंच लोग पोंडिचेरी की जगह को अक्वायर करने के बाद वहां पर सिटी डेवलप करते हैं, फ्रेंच लोगों की सेटलमेंट बसाते हैं और 1673 में फाइनली उन्होंने पोंडिचेरी में प्रॉपर फ्रेंच सेटलमेंट बसा दी थी। दे फाउंडेड पोंडिचेरी इन 1673 एडी, जिसके बाद पोंडिचेरी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। वो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था और बाद में उन्होंने इंडिया में अपना ज्यादा से ज्यादा व्यापार पोंडिचेरी से ही डायरेक्ट करते हुए संभाला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी उनका फ्लैग कैसा हुआ करता था। उसके अलावा पोंडिचेरी में रहकर उन्होंने काफी सारे कॉइन्स भी इश्यू किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर कॉइन, उसके अलावा गोल्ड पेगोडा, रूपी और सिल्वर रूपी।
इस तरह से फ्रेंच लोगों ने पौंडीचेरी को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाकर साउथ इंडिया के रीजन में अपने व्यापार को बढ़ावा दिया। लेकिन फ्रेंच लोग यहाँ पर अपना व्यापार ज्यादा इसीलिए नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि उनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। फ्रेंच लोगों के कई सारे वॉर्स होते हैं डच लोगों के साथ और ब्रिटिश लोगों के साथ, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन कमजोर हो जाती है और इवेंचुअली वो इंडिया में अपना ज्यादा व्यापार नहीं बढ़ा पाते। द वॉर्स fought between the Dutch and the French in Europe had affected India also. The French were defeated as the British supported the Dutch. In 1739, they established control over Karaikal and began large-scale commercial activities in the south. But on the issue of establishing a monopoly in the south, the French lost their power in India except Pondicherry in 1761. They were even barred from fortifying at Pondicherry. तो फ्रेंच लोगों ने जब पहले मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी तो वहां पर पहले से ही क्योंकि डच लोग हुआ करते थे तो डच लोगों के साथ इनकी राइवलरी तभी से शुरू हो जाती है। उसके अलावा यूरोप में भी जहां पर उनके कंट्रीज हुआ करते थे वहां पर भी डच और फ्रेंच लोगों के बीच में युद्ध चल रहे थे और क्योंकि वहां पर ब्रिटिश लोगों ने डच लोगों का साथ दिया जिसकी वजह से यूरोप में लड़े जा रहे युद्ध में फ्रेंच लोग हार जाते हैं और वहां पर जो उनकी हार होती है उसका इंपैक्ट इंडिया में उनके व्यापार पे भी होता है। जिसके बाद 1724 में जब इंडिया में गवर्नर जनरल बनकर ड्यूप्लेक्स आते हैं जो कि फ्रेंच गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके टाइम पे फ्रेंच लोगों का ब्रिटिश लोगों के साथ संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाता है। काफी सारे वॉर्स लड़े जाते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। उसके अलावा हम कार्नाटिक वॉर्स भी देखते हैं। तो उन वॉर्स में एंड में फ्रेंच लोग क्योंकि हार जाते हैं इसीलिए पौंडीचेरी के अलावा उनके जितने भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जितनी भी फैक्ट्रीज थे, वहां से वो अपना कंट्रोल खो देते हैं और 1761 आते आते 1761 आते आते पौंडीचेरी के अलावा फ्रेंच लोगों के पास कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं हुआ करती थी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा और बात करें तो जब कार्नाटिक वॉर्स चल रहे थे, जब ड्यूप्लेक्स इनके गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो जो मैसूर के रूलर हुआ करते थे हैदर अली, उनके साथ भी फ्रेंच लोग अलाई करते हैं। उसके अलावा जो डेक्कन और हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे उनके साथ भी इनका अलायंस देखा जाता है, जिनके बारे में हम आगे कार्नाटिक वॉर्स के टाइम पे डिस्कशन कर लेंगे। तो फ्रेंच इंडिया में अपने व्यापार की शुरुआत तो करती हैं पर डच और ब्रिटिश लोगों के साथ चल रहे कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो इंडिया में अपना व्यापार ज्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं।